हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कोई डीसी मशीन। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये किसी डीसी मशीन की आंतरिक संरचना है। डीसी मशीन यानी कि कोई डीसी मोटर या फिर डीसी जनरेटर। ठीक है, तो अपन डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है और इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, किस भाग का क्या कार्य है और किस चीज का वो बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जनरेटर, डीसी जनरेटर। देखो बेटा, डीसी जनरेटर जो होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है बेटा, डीसी जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब यह है कि हम कोई मशीन है उसको मैकेनिकल पावर देते हैं और वो आपको रिप्लाई में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है बेटा, जो डीसी जनरेटर है इसको 1831 में माइकल फैराडे ने बनाया, या पर कहेंगे कि 1831 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। तो डीसी जनरेटर होता है बेटा, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले आज अपन पढ़ने वाले हैं कि डीसी जनरेटर के आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए बेटा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डीसी जनरेटर के आंतरिक भाग जैसे यहाँ पे कम्यूटेटर, योक, ब्रश, हाई वोल्ट, फील्ड वाइंडिंग, पोल एंड पोल शू, पोल, आर्मेचर वाइंडिंग, बेस। कुछ इसके आंतरिक संरचना और कुछ भागों के बारे में बताया है। आज अपन इसके बारे में जानते हैं कि भाई कौन सा भाग क्या काम करेगा और वो किस चीज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं योक से। ये कोई मशीन है, इस मशीन का जो भारी भाग होगा, भारी भाग का मतलब उसका भारी हिस्सा यानी कि उसका भारी कवर। जो ये भारी कवर है इसको अपन इंग्लिश में योक कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन आवरण। क्या बोलते हैं? आवरण बोलते हैं। और इसका एक अन्य नाम होता है जिसको अपन बॉडी बोलेंगे इंग्लिश में, बॉडी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है किसी जनरेटर का भारी भाग बॉडी, ये योक कहलाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं अपन आवरण। ठीक है बेटा, ये जो आवरण होता है योक जो होता है ये छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, और अगर बड़ी मशीन की बात करूं मैं तो कास्ट स्टील का ये बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, योक की बात करेंगे। एक्चुअल अब योक का काम क्या है? जो ये आवरण है जिसको अपन बॉडी बोल रहे हैं, इसका काम क्या होता है बेटा? काम क्या होता है इसका कि योक जो है इस मशीन के अंदर के जितने भी भाग हैं, जैसे मान लीजिए पोल शू है, शाफ्ट है, कम्यूटेटर है, ब्रश है, जो भी इसके आंतरिक भाग होंगे, इन सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरा इन चीजों को यांत्रिक रूप से सुरक्षा रखने का काम करता है। ठीक है, ये योग का कुछ विशेषता होती है। और दूसरी बात, योग क्या करता है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उस चुंबकीय क्षेत्र को एक पथ प्रदान करने का काम करेगा, यानी कि रास्ता देने का काम करता है। ठीक है, ये होता है योग का कार्य। अब देखिए इसके बाद अपन पढ़ते हैं बेटा आर्मेचर। क्या पढ़ेंगे अपन? आर्मेचर के बारे में पढ़ते हैं। आर्मेचर देखिए, किसी भी मशीन का या मैं कहूं इस डीसी जनरेटर का जो घूमने वाला भाग होगा, मुख्य भाग जो घूमने वाला भाग होगा वो आर्मेचर होता है। ठीक है, या मैं ऐसे कह देता हूं कि डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो ईएमएफ आर्मेचर के अंदर पैदा होगा। ठीक है, आर्मेचर जो होता है बेटा ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं? हिस्टेरेसिस
लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। दूसरा, जो ये आर्मेचर होता है ना, ये पतली पतली पत्तियों से मिलकर बना हुआ होता है। सिलिकॉन की पतली पतली पत्तियों से मिलकर बना होता है। पत्तियों के बीच में क्या करते हैं, उनको पटलित करते हैं। पटलित करने का कारण क्या होता है, भंवर धारा हानि को, भंवर धारा हानि से बचने के लिए आर्मेचर को पटलित किया जाता है। देखो पटलित किया जाता है, पटलित का मतलब इसको लैमिनेटेड किया जाता है, ठीक है, आर्मेचर। इसके बाद बेटा क्या होता है, आर्मेचर का सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना हुआ होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से क्यों बनाते हैं अपन, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इनको पटलित क्यों कर रहे हैं अपन, पटलित करने का कारण होता है भंवर धारा हानि से बचने के लिए। ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर के ऊपर की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, जो कि ये आर्मेचर जो वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, ये वही वाइंडिंग है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है वो आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर, आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होगा। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के स्लॉट के ऊपर की जाती है। यानी जो आर्मेचर है, जिसके ऊपर पत्तियां बनी हुई है, पत्तियों से मिलकर बना हुआ है, और इन पत्तियों पर खांचे बने हुए हैं, इन खांचों के अंदर अपन आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये इनेमल्ड कॉपर वायर, इनेमल्ड कॉपर वायर से की जाती है। अगर किसी छोटी मशीन की बात करूंगा मैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग को एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये आपके आर्मेचर के खांचों में की जाती है, ठीक है। दूसरा, आर्मेचर वाइंडिंग होती है बेटा, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, और दूसरी होती है ये वेव वाइंडिंग, ठीक है। देखो बेटा, लैप वाइंडिंग जो है, इसको समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो वेव वाइंडिंग होगी, इसको श्रेणी वाइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। देखो बेटा, लैप वाइंडिंग जो है, इसके अंदर आर्मेचर पथों की संख्या पोल के बराबर होती है। यानी कि जितने आर्मेचर पथों की संख्या होगी, उतने ही पोलों की संख्या होती है। दूसरा, लैप वाइंडिंग को उच्च करंट निम्न वोल्टता के लिए किया जाता है, ठीक है बेटा। और जो वेव वाइंडिंग होगी, इसके अंदर आर्मेचर पथों की संख्या होती है 2, ठीक है। आर्मेचर पथों की संख्या 2 होती है। और दूसरी बात जो है कि ये जो वाइंडिंग है, ये उच्च वोल्टेज निम्न धारा के लिए की जाती है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि जो लैप वाइंडिंग होगी, वो समांतर वाइंडिंग कहलाती है, समांतर वाइंडिंग कहलाती है। और ये वाइंडिंग जो है, उच्च करंट निम्न वोल्टता के लिए की जाती है। वेव वाइंडिंग जो होगी, इसको श्रेणी वाइंडिंग कहा जाता है, और ये उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए की जाती है। लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या जो होती है, वो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है, और वेव वाइंडिंग का जो आर्मेचर समांतर पथों की संख्या होती है, वो 2 होती है, ठीक है बेटा। ये आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में कहा गया है। आर्मेचर वाइंडिंग कहां की जाएगी, ये आर्मेचर के जो खांचे हैं, उनके खांचों के ऊपर की जाती है। अच्छा, एक चीज और है, जो आर्मेचर के खांचे हैं, आर्मेचर के जो खांचे हैं, वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है खुला खांचा, एक होता है अर्ध खुला खांचा, और एक होता है
बंद खांचा। ठीक है, इनके तीनों को करने के अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, ये जो खांचा है इसके अंदर अपन आसानी से वाइंडिंग डाल सकते हैं और आसानी से वाइंडिंग को निकाल सकते हैं। ये जो खांचा होगा उसके अंदर अपन को खांचे को मतलब वाइंडिंग स्थिरता वाली के लिए की जाती है। और ये जो आपका स्लॉट होगा इसके अंदर आप बाहर से एक लच्छियों के माध्यम से ही वाइंडिंग अलग अलग तार डाल के ही वाइंडिंग डालेंगे। ठीक है, तो ये रही बेटा आर्मेचर वाइंडिंग की बात। देखिए इसके बाद आता है बेटा पोल। पोल यानी कि ये जो पोल होता है ना, ये आपका माइल्ड स्टील या माइल्ड लोहे, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। ये जो पोल है ये इसी आवरण के साथ ढालकर बनाया जाता है जिसको माउंटेड पोल कहते हैं। ठीक है, और एक अन्य डिजाइन होता है जिसको अपन, ये जो पोल है इस पोल को पेचों की सहायता से इसके अंदर कसा जाता है। ठीक है, ये जो इसका आवरण है, ये आवरण, ये वाला आवरण, इस आवरण पर इस पोल को पेचों के द्वारा कसा जाएगा। ठीक है, और एक होता है माउंटेड पोल यानी कि इस आवरण के साथ ही इसको पोल को ढाल के बनाया गया है। ठीक है, ये जो इसका आगे वाला जो भाग होगा, ये वाला जो आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला भाग कहलाता है इसका पोल शू। क्या कहलाता है भाई? पोल शू, जो आगे से आपको जूते के आकार का दिख रहा होगा। ठीक है, पोल जो है, पोल के ऊपर मेन वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, पोल के ऊपर आपकी मेन वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो की जाएगी। फील्ड वाइंडिंग निकल के बाहर ना आए, एक इसको सुरक्षा मिले, इसके लिए इसको आगे से जूते के आकार का बनाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं पोल जो है इसके आगे से पोल शू, जूते के आकार की आकृति दिख रही है। इसको बनाने का एक कारण क्या होता है? एक तो ये होता है कि ये जो वाइंडिंग है इसको मतलब कवर करके रखता है, बाहर निकलने नहीं देता। दूसरा क्या होता है, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रहा है ये आर्मेचर के ऊपर यहीं पर मतलब सीधा सीधा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आए। अगर मान लीजिए ये आकृति नहीं होगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर इधर जा सकता है, ये इसके ऊपर पूर्ण रूप से नहीं आएगा। ठीक है, ये रही इसकी पोल की बात। दूसरा होता है बेटा फील्ड वाइंडिंग। देखो फील्ड वाइंडिंग डीसी जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और एक इसकी एक होता है बेटा यहाँ पे आई बोल्ट। आई बोल्ट क्या काम करता है? आई बोल्ट का कार्य होता है कि किसी जनरेटर को, जैसे कोई मशीन है, इसको उठाने के लिए यहाँ पर एक आई बोल्ट लगाया जाता है। ये किसी चेयर के माध्यम से या फिर किसी मशीन के माध्यम से इसको अपन उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा यहाँ पर क्या होता है कि कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जब ईएमएफ पैदा हो गया तो बेटे जो ईएमएफ होता है ना, ये प्रत्यावर्ती पैदा होता है। ठीक है, और जो ये अपना जनित्र है वो डीसी जनित्र है। आई मींस कहने का ये है कि आपको आउटपुट में डीसी वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या करता है, जो यहाँ पर आपका ईएमएफ पैदा हो रहा है, जो प्रत्यावर्ती ईएमएफ पैदा हुआ, उस प्रत्यावर्ती ईएमएफ को कम्यूटेटर क्या कर रहा है? कम्यूटेटर, जिसको हिंदी में दिक् परिवर्तक भी बोलेंगे। हिंदी में इसको दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। जो दिक् परिवर्तक होता है ये हार्ड ड्रॉन कॉपर की पत्तियों से मिलकर बना हुआ, पत्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए दिक् परिवर्तक जो होता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर की पत्तियों से मिलकर बना हुआ होता है। दिक् परिवर्तक का काम क्या होता है? जब डीसी जनरेटर के अंदर आपका ईएमएफ प्रत्यावर्ती पैदा हो रहा है, इस प्रत्यावर्ती ईएमएफ को कम्यूटेटर आउटपुट में आपको डीसी में बदलकर देता है। ठीक है, ये काम क्या करेगा? आपको आउटपुट देने का काम कर रहा है डीसी में। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की पत्ती से मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है भाई, अब देखिए, और जो कम्यूटेटर होगा ना, ये कम्यूटेटर जो है इस मशीन की जो शाफ्ट है, उस शाफ्ट के ऊपर ही इसको कसा जाता है। ठीक है भाई, एक इसके अंदर लगा होता है ये ब्रश। ये ब्रश का काम करता है। ब्रश का काम जो होता है, ये जो आपको आउटपुट में जब अपन सप्लाई ले रहे हैं, यानी कि इसने जब आपको ईएमएफ या कैसे कहते हैं, इसने वोल्टेज डेवलप कर दी और उस वोल्टेज को आप आउटपुट में लेंगे, तो उस वोल्टेज को आप जिस लीड से वापस ले रहे हो वो आपका ब्रश लीड कहलाती है। ठीक है, इसके जो ब्रश होते हैं ना, ये कम्यूटेटर सतह पर रगड़ करके चलते हैं।
ये कुछ इस प्रकार का मान लीजिए आपका कम्यूटेटर है, ठीक है, ये इसका मैंने शाफ्ट बना दी, तो ये कहीं यहाँ पर रगड़ खा के चल रहे हैं, ठीक है, और ये तार के माध्यम से आपका आउटपुट बाहर मिलता है। यानी ये राउंड कर रहे हैं, ये राउंड कर रहा होता है कौन, कम्यूटेटर, शाफ्ट के साथ कपल्ड है, शाफ्ट घूम रही है, कम्यूटेटर घूम रहा है, और यहाँ पर कहीं पर ये शाफ्ट के ऊपर ये आपके ब्रुश लगे हुए होते हैं। ब्रुश जो होते हैं बेटा, ये आयताकार, ये गोल आकृति में हो सकते हैं, जिनको अपन किसी ब्रुश होल्डर के अंदर कस के रखेंगे, ठीक है। जो ब्रुश है ब्रुश होल्डर के अंदर, इनको किसी स्प्रिंग के माध्यम से दबा के रखा जाता है। दबा के रखने का कारण क्या है, ताकि जब ये घूम रहा है, कम्यूटेटर घूम रहा है, तो ये धक्का खाके कोई यांत्रिक मतलब कोई दोष पैदा ना हो, ये दबाव बना के रहे, बाहर निकल के ना आए, कहने का मतलब ये, ठीक है। जो ये ब्रुश होता है बेटा, तांबा या कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं। देखिए तांबा जो है कार्बन की तुलना में एक थोड़ी हार्ड धातु होती है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। जब अपन कार्बन की जगह तांबा यूज कर रहे हैं, तो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, इनके अंदर क्या हो सकता है, एक एनर्जी यानी कि क्या में हीट डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम्यूटेटर की सतह पर गड्ढे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, तांबा का उपयोग बहुत कम करते हुए कार्बन का उपयोग करते हैं। कार्बन क्या एक नरम धातु है, एक मुलायम धातु होती है। जब कार्बन के ब्रुश अपन यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये कम्यूटेटर के ऊपर एक रगड़ खा के चलेगा, और ये मुलायम है, खुद के ऊपर नुकसान हो जाएगा, बट ये कम्यूटेटर की सतह पर दोष उत्पन्न नहीं होने देता। दूसरा, इसका जो प्रतिरोध होता है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है भाई। अगली वीडियो में बेटा अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, और डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे ये इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है, ईएमएफ समीकरण पढ़ेंगे।